तो कैसे हो सब लोग? अच्छे होंगे? चलो है ना, आज अपन लोग अपने आगे की क्लास की तरफ बढ़ते हैं और अपने पास आज का जो टॉपिक है वो है अपने पास एल्कीन जो हैलाइड थे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणधर्म। तो आज अपन लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ना वो इसके भौतिक गुणधर्मों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये भौतिक गुणधर्म का मतलब है वो क्या होता है वो सुनने है ना, ठीक है। भौतिक मतलब फिजिकल, ठीक है। वो अपन लोग यदि उनको बाहर से देखते हैं या फिर उनकी जो भौतिक गुणधर्म, जैसे उनके भौतिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, तो आयतन, अवस्था, ताप, घनत्व, रंग, उनमें किस प्रकार से डाइवर्जेंस देखा जाता है, उनके मान में किस प्रकार से कमी आती है, उनके कलर्स वगैरह होते हैं तो वो होते कैसे हैं, इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यू क्या हो सकती है, किसकी कम होती है, किसकी ज्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट्स में जो डाइवर्जेंस आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। तो आज अपन लोग ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। किसके अंदर वो विलय होंगी, किसके अंदर घुलने की क्षमता होती है, नहीं होती है, तो वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती है वो उसकी किसके अंदर आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, राइट। तो अपन लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन हैलाइड। तो अपन लोग इसके अंदर जो सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ना वो डिस्कस करेंगे इसकी अवस्था के बारे में, इसकी स्टेट के बारे में, राइट। तो अपन लोग सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसकी अवस्था के बारे में। अवस्था का मतलब ये हुआ कि एल्कीन जो हैलाइड होता है वो ठोस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में होगा या गैसीय अवस्था में होगा। यानी कि कौन द्रव अवस्था के अंदर हो सकता है, कौन इसकी वापस सॉलिड स्टेट के अंदर हो सकता है, कौन लिक्विड स्टेट के अंदर, कौन गैसीय स्टेट के अंदर, राइट। तो देखो अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो अपने पास बात कर रहा हूं उसको सुनना अच्छे से। यदि अपने पास कार्बन परमाणु की संख्या C1 से लेकर के C2 तक है, राइट। आप लोग इसको समझना अच्छे से। C1 का मतलब सिर्फ एक ही कार्बन है और C2 का मतलब दो कार्बन है। आप लोग समझे कैसे है ना, जैसे मेरे पास यहाँ पर आ गया CH3Cl, यानी कि इसके अंदर कितना कार्बन है, एक कार्बन। यदि मैं इसको C2 से रिप्रेजेंट करूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, CH3, ये CH2 और ये मैंने यहाँ पर क्या शो कर दिया, Cl। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर C1 का मतलब एक कार्बन और C1 से कहां तक, C2 तक। यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या एल्कीन हैलाइड में C1 से लेकर के C2 तक होती है तो वो सारे के सारे एल्कीन हैलाइड होते हैं गैसीय स्टेट के अंदर, यानी उनकी अवस्था कैसी होती है, तो आप लोग क्या कहोगे, यस, कैसी अवस्था होती है, गैसीय अवस्था। इसके बाद बात करते हैं, यदि उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या यदि C3 से लेकर के C8 तक, यानी कार्बन परमाणु की संख्या यदि 3 से लेकर के यदि 8 तक होती है तो अपने पास उसकी स्टेट होती है लिक्विड स्टेट, यानी कि अवस्था को अपन लोग क्या कहेंगे, द्रवीय अवस्था। इसी के अकॉर्डिंग इसके आगे बढ़ते अपन लोग। लेकिन यदि ये कंडीशन आ जाए कि C8 से अधिक कार्बन हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब कार्बन परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में उस पदार्थ की उस अपने पास एल्कीन हैलाइड की जो स्टेट है वो कौन सी वाली हो जाएगी, सॉलिड स्टेट, राइट। तो अपन लोगों को यहाँ पर बहुत इजीली पता चल चुका है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के बेसिस के ऊपर उसकी जो स्टेट है वो क्या होती है, राइट। यहाँ से एग्जाम में किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए अपन लोगों को ये पता होना चाहिए, राइट। तो अपन लोगों ने सबसे पहले जो डिस्कशंस किया वो किसके बारे में किया, अपन लोगों ने इसकी स्टेट के बारे में, इसकी अवस्था के बारे में, राइट। दूसरी बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में, इसकी विलेयता के बारे में, कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो अपन लोग यदि बात करें एल्कीन हैलाइड की विलेयता के बारे में, तो विलेयता को अपन लोग है ना यहाँ पर दो प्रकार के विलायकों में अपन लोग इसको कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। एक बार तो बात करेंगे कार्बनिक विलायक, एक बार बात करेंगे अकार्बनिक विलायक। तो नॉर्मली अपने पास जो होते हैं ना विलायक वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। तो पहला जो प्रकार है वो कौन सा वाला होगा अपने पास, कार्बनिक विलायक, और जो दूसरा प्रकार होगा अपने पास वो कौन सा वाला होगा, अकार्बनिक विलायक। तो ये तो हो गया फर्स्ट अपने पास कार्बनिक विलायक, और दूसरा अपने पास कौन सा वाला हो गया, यस, कौन सा वाला हो गया, अकार्बनिक विलायक। अब ये होती क्या है वो सुने। कार्बनिक विलायक का मतलब ये होता है कि ऐसा विलायक जिसमें कार्बन परमाणु प्रेजेंट होता है, उसमें कार्बन उपस्थित होता है, तो वो अपने पास क्या कहलाता है, कार्बनिक विलायक। और ऐसा विलायक जिसमें अपने पास कार्बन अनुपस्थित होता है वो क्या कहलाता है, तो आप लोग क्या कहोगे, अकार्बनिक विलायक। पहले मैं क्या एग्जांपल बताऊंगा, बाद में हम लोग बात करेंगे कि एल्कीन हैलाइड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग क्या फोकस करें, अपने पास कार्बनिक जो विलायक है उसके अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि अपने पास विलायक के रूप में अपने पास ROH यानी अल्कोहल होता है, ठीक है। अपने पास RCOOH
यानी कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है, क्योंकि इसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है, तो अपने पास ये भी किस प्रकार का है विलायक, अपने पास कार्बनिक विलायक। इसके अलावा अपने पास CCl4, CCl4 का मतलब क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसके अलावा अपने पास और हो सकता है CH2, CH2 को अपन लोग क्या कहते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। इसके अलावा अपने पास बात कर सकते हैं RCHO, यानी कि ऐसे प्रत्येक विलायक जिनमें कार्बन परमाणु प्रेजेंट होता है, तो वो विलायक अपने पास क्या कहलाते हैं, कार्बनिक विलायक। इसके बाद बात करते हैं अपन लोग अकार्बनिक विलायक। ऐसे विलायक जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं होता है अपने पास, वो क्या कहलाता है, अकार्बनिक विलायक। इसमें सबसे सिंपल और सबसे पहला आप लोगों को जो एग्जांपल ध्यान रखना है ना, वो ध्यान रखना है H2O यानी जल। और सबको अच्छे से पता है जो जल होता है उसका अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O, यानी उसके अंदर कार्बन परमाणु अपने पास एब्सेंट होता है, कार्बन परमाणु उसके अंदर उपस्थित नहीं होता है। तो अपने पास ये अपने पास किस प्रकार का हो जाएगा, अकार्बनिक विलायक। इसके अलावा अपने पास बात करते हैं अपन लोग द्रव अमोनिया, लिक्विड NH3। लिक्विड अमोनिया भी किस प्रकार का है, द्रव। अपने पास लिक्विड जो अमोनिया भी किस प्रकार का हो जाएगा, अकार्बनिक विलायक। और अपने पास यदि लिक्विड SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो भी कैसा हो जाएगा, अपने पास अकार्बनिक विलायक। ठीक है, अब बात आती है तो अपन लोगों ने यहाँ पे कौन कौन से विलायक होते हैं, लेकिन विलेयता के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कौन जाकर के किस में विलय होगा, कौन जाकर के किसके अंदर विलय नहीं होगा। मैं बात वही करने वाला हूं, जैसे अपन लोग दूध लेते हैं, दूध में पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो पूरा उसके अंदर मिक्स हो जाता है ना, यानी विलय हो जाता है ना। लेकिन ये अपन लोगों ने क्या किया, पानी लिया, पानी के ऊपर से अपन लोगों ने डाल दिया केरोसिन, पूरा का पूरा कंप्लीट तरीके से 100% उसके अंदर सॉल्युबल नहीं होता है। यानी अपन लोग वही बात करने वाले हैं कि एल्किल जो हैलाइड होता है वो किस किस में जाकर के कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, यानी विलय हो जाता है, और किस किस में कंप्लीट तरीके से मतलब सॉल्युबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देखो अपन लोगों को ना यहाँ पे क्या ध्यान रखना है वो सुनना ध्यान से। जब भी विलेयता के बारे में बात आती है, मैं अपन लोग जब है ना क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन, वहां पे मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं कि अकार्बनिक विलायक और जो अपने पास जो ये वापस कार्बनिक विलायक होते हैं वो होते क्या है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, उसको सुनने अच्छे से ना। ठीक है, अपने पास एक सिंपल सी चीज होती है, उसको हम लोग कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। हाँ, अपने पास क्या होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब इसे ना लाइक डिसॉल्व जो है ना, लाइक उसका क्या मतलब होता है वो सुने। ठीक है, इसका मतलब होता है अपने पास समान को घोलता है। इसका क्या मतलब, वो अपने पास समान को घोलता है। समान को घोलने से क्या मतलब, वो अपने पास, ठीक है, जो कार्बनिक विलायक होता है वो कार्बनिक वाले को घोलेगा, और जो अकार्बनिक वाला होता है वो क्या करेगा, अकार्बनिक वाले को घोलेगा। सिंपल सी बात है, जो इंसान होते हैं वो किसके साथ रहेंगे, इंसान के साथ, और जो जानवर होते हैं वो किसके साथ रहेंगे, जानवर के साथ। कभी ऐसा होता है कि आप लोग जाकर के कुत्तों के साथ में जाकर के खाना खाने लग जाते हो, या फिर कभी ऐसा होता है कि आप लोग किसी गधे के साथ में उसको पकड़ा और उसके साथ घूमने चले गए, कभी नहीं होता है ना ऐसा। सिंपल सी बात है, जितनी भी एक्टिविटी होती है समान हमेशा क्या करता है, समान के साथ में रहता है। तो ये सारी की सारी चीजें केमिस्ट्री में भी अप्लाई होती है। तो केमिस्ट्री में क्या होता है, समान को बोलता है, यानी कार्बन वाले के साथ में उसकी कंप्लीटली करेगा रिएक्शन, उसको उसके अंदर डिसॉल्व कर देगा, और अपने पास जो अकार्बनिक वाला होता है वो क्या करेगा, अकार्बनिक वाले को उसके अंदर कंप्लीट तरीके से सॉल्युबल कर देगा। अब बात आती है कि जब ये दो प्रकार के विलायक है, कार्बनिक विलायक और अकार्बनिक वो विलायक, तो एल्किल हैलाइड किस प्रकार का विलायक है। एल्किल हैलाइड को अपन लोग क्या लिखते हैं, नॉर्मल RX। क्या लिखते हैं अपन लोग इसको, RX, यानी एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड में R है, मतलब उसके अंदर कार्बन है। कार्बन है, इसका क्या मतलब, उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, यानी कि कार्बनिक जो है ना विलायक, उसमें RX क्या होता है, कार्बनिक विलायक में तो क्या होता है, विलय। इसमें क्या होता है, यह विलय होता है, लेकिन अपने पास इसके अंदर विलय नहीं होगा। एग्जाम में सिंपल तरीके से आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाए और यदि क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज कर दे कि बताओ क्या एल्किल हैलाइड जल के अंदर विलय होता है क्या, तो आप लोग क्या कहोगे, यस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो इसका क्या रीजन हुआ, अपने पास एल्किल हैलाइड एक प्रकार का कार्बनिक विलायक है, जबकि अपने पास यहाँ पर H2O क्या है, अपने पास अकार्बनिक विलायक है। वो अदर फैक्टर्स अपने पास कि उसके अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं नहीं बनते, वो अलग चीजें हैं, राइट। ठीक है, तो उसको अपन अलग तरीके से करेंगे वो डिस्क्राइब, लेकिन यहाँ पे आप लोग सिंपल तरीके से देखो, यहाँ पे RX और H2O में किसी प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग मुझे यहाँ पे बताओ कि अपने पास यदि
विलयता के बारे में बात करें तो अपने पास क्या होता है, जो कार्बनिक विलायक होते हैं वो तो क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड में विलय होते हैं, लेकिन जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो अकार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। बात समझ में आ गया सब लोगों को अच्छे से? एक बार प्लीज इसके स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो चलो अब बात करते हैं अपन लोग इसके गलनांक और क्वथनांक के बारे में, यानी इसके बॉइलिंग पॉइंट और इसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। इसमें अपन लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से गलनांक और क्वथनांक के मान बढ़ते हैं और किस प्रकार से कम होते हैं, यानी इनका बढ़ता हुआ क्रम किस प्रकार से अपने पास होता है, इसका घटता हुआ क्रम किस प्रकार से अपने पास दिया जाता है। रूल्स पढ़ेंगे, इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में इसके अपन लोग ऊपर पूरा का पूरा फोकस करेंगे कि अपने पास जो इसका परफेक्ट तरीके से अपन लोग इसका यदि ऑर्डर निकालेंगे, इसका क्रम निकालेंगे तो वो कैसे निकालने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गलनांक और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के अंदर वेरिएशन किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से इसमें चेंजेस आते हैं, किसका मान कम होता है, किसका गलनांक और जो क्वथनांक का मान कम हो जाएगा, किसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन लोग। यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले जो बात करवाने वाला हूं ना, वहां पे इसको जो इफेक्ट करता है वो करता है अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार। राइट, अब आप लोगों को यहाँ पे क्या ध्यान रखना है वो सुने अच्छे से। ठीक है, अपने पास जैसे 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 एल्किल हैलाइड की यानी RX के अणुभार में वृद्धि होती है, अणुभार में वृद्धि होती है, वैसे वैसे गलनांक व क्वथनांक के मान में भी वृद्धि होती है। गलनांक व क्वथनांक के मान में भी वृद्धि होती है। अब आप लोग प्लीज इसको समझे एक बार अच्छे से, यानी कि अपने पास जिस एल्किल हैलाइड का अणुभार यदि कम है तो उसके गलनांक और क्वथनांक के मान कम होंगे, और यदि उसके अपने पास यदि उसके अणुभार का मान यदि अपने पास ज्यादा है तो उसके गलनांक और क्वथनांक के मान भी क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। एक बार मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उसको आप लोग प्लीज एक बार अच्छे से समझे। ठीक है, जैसे मैंने सबसे सिंपल एग्जांपल लिखा, सबसे छोटा, और मैंने क्या लिख दिया CH3X। इसमें कार्बन परमाणु कितना है, सिर्फ 1 है। अब इसके आगे अपन लोग क्या करते हैं कि इसके अणुभार में कराते हैं वृद्धि, CH3 CH2 और ये मेरे पास X। अब इसमें क्या हुआ, पहले ये कार्बन था, अब अपने पास इसमें कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, यानी ऑब्वियसली 100% श्योर है कि अपने पास यदि कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी तो उसके अणुभार में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और आगे बढ़ते हैं अपन लोग, जैसे अपने पास CH3 CH2 CH2 और ये X, राइट, और अपने पास कार्बन की संख्या बढ़ गई, और इसको आगे चेक करते हैं अपन लोग, CH3 CH2 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 और ये अपने पास कौन हो गया, X। तो आप लोग इसको समझे एक बार अच्छे से। अपन लोग क्या कर रहे हैं, LHC से अपन लोग जैसे जैसे RHS की तरफ जा रहे हैं तो वैसे वैसे अपने पास मॉलिक्यूलर वेट में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। और यदि इसके मॉलिक्यूलर वेट में वृद्धि होगी, इसके अणुभार में यदि वृद्धि होती है तो सिंपल सी बात है कि उसके अपने पास गलनांक और क्वथनांक के मान में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आप इसका ऑर्डर चेक करते हैं अपन लोग, इन दोनों में क्या है, इसका मान ज्यादा, और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे गलनांक और क्वथनांक के मान भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो अपने पास अपन लोगों ने सबसे पहले चेक किया इसके अणुभार के आधार पर कि अणुभार से अपने पास किस प्रकार का इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं अपन लोग इसका जो सेकंड पार्टिसिपेशन है वो है साखन के आधार पर। वो किसके आधार पर है, साखन के आधार पर। राइट, इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है वो सुने, जैसे जैसे साखन बढ़ता जाता है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक के मान में कमी आती है। बात समझ में आ रही है? मैं पूरा एक्सप्लेन करके समझाने वाला हूं किस प्रकार से कमी आती है। ठीक है, अपन लोग नॉर्मल एनवायरनमेंट का एग्जांपल कर लेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। एक बार इसको आप लोग सिंपल तरीके से देखें, जैसे जैसे साधन बढ़ता है गलनांक व क्वथनांक के मान में
जैसे जैसे अपने पास क्या होगा, शाखन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे गलनांक और क्वथनांक के मान में क्या आती है, कमी आती है। अब शाखन से क्या मतलब हुआ वो समझे अपने पास अच्छे से, है ना। ठीक है, स्टार्ट के अंदर क्या अपने पास जैसे कि एक पेड़ है, एक पेड़ से क्या होता है कि पेड़ जो कि स्टार्ट के अंदर होता है तो बिल्कुल जाता है सीधा, फिर क्या होता है धीरे धीरे पेड़ के बीच में से क्या होती है, शाखाएं निकलने लगती है। यहां पर भी वही बात करेंगे, एक बार तो कार्बन की होगी सीधी लंबी श्रृंखला, लेकिन उसके बाद में क्या होगा कि उसके बीच बीच में क्या हो जाएगी, शाखाएं निकल जाएगी। वापस करो मैं, अणुभार में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। 3 से 4 एग्जांपल लेंगे, 5 एग्जांपल लेंगे, सभी में अणुभार समान रहेगा, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पूरी सेम रहेगी, अणुसूत्र सभी में क्या रहेगा, समान रहेगा, लेकिन उसकी शाखाएं क्या हो जाएगी अपने पास, अलग अलग हो जाएगी। तो उस कंडीशन पे अपने पास किस प्रकार से इसमें जो चेंजेस है वो आने वाले इसके मॉलिक्यूलर वेट में, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसके मेल्टिंग पॉइंट में और इसके बॉइलिंग पॉइंट में। तो आप लोग चेक करें एक बार, मैं सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूं पहले, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा स्टार्ट के अंदर CH3 CH2 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 और ये Cl, राइट। अब इसमें मैं क्या करता हूं, बीच में एक शाखा ऐड कर लेता हूं। चेक करना शाखा कैसे, CH3 CH2 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 और ये Cl। आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिख रहा है ना आप लोगों को बहुत अच्छे से। हाँ, अब देखो आप, है ना, 2 एग्जांपल हो गए अपने पास। इसके बाद आप लोग चेक करें नेक्स्ट, है ना, CH3 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 और ये Cl। आराम से देखें, इसमें अपने पास 1 2 3, इसमें अपने पास कुल कितने कार्बन है, 4 कार्बन। इसमें अपने पास, इसमें भी हुई है 4 कार्बन, इसमें भी अपने पास कितने, 4 कार्बन है। लेकिन आप लोग चेक करें, इसमें शाखाओं के मान में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। अब इस बात के बारे में आप लोग अच्छे से समझना, जैसे कि इंसान है, बिल्कुल अकेला जा रहा है, किसी प्रकार का कोई उसके पास जो है ना लोड नहीं है, ठीक है, हाँ, अकेला जा रहा है आराम से, बिल्कुल आराम से, उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, वो बहुत अधिक दूरी तय कर सकता है, उसके पास बहुत अधिक, यानी उसके पास पावर है, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका जो अपने पास बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। अब एक बात बताना मुझे, आदमी सीधा सीधा चल रहा है, एक आदमी इधर से आकर के उसको पकड़ दिया, एक आदमी इधर से आकर के पकड़ दिया, यानी लटक गया पूरा का पूरा। अब यदि आदमी चलना चाहेगा आगे तो चल पाएगा क्या, मुझे एक बात बताओ, दिक्कत आएगी नहीं आएगी, आएगी दिक्कत, तो क्या हो जाएगा, गलनांक और क्वथनांक के मान में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। बेचारा पहले आराम से चल रहा था और जैसे जैसे शाखाएं निकली, एक शाखा इधर से निकल गई, इधर से पीछे लटक गया कोई, इधर से एक लटके राम और लटक गए, और जैसे ही लटके राम लटके भाई साहब को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा जो दिक्कत है वो आ गई, यानी कि उसका पावर कम हो गया, पावर कम हो गया, यानी कि इसके मेल्टिंग पॉइंट और उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ गई, कमी आ गई। मैं इन चीजों को इसीलिए बता रहा हूं ताकि समझने में आसानी रहे आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम में जाके ऐसा नहीं लिखना है कि ये लटका, इसके पीछे ये वो लटक गया। आप लोगों को सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पता रखना है कि अपन लोगों को किस प्रकार से चीजें याद रहे, किस प्रकार से दिमाग में सारी की सारी चीजें अपने पास बैठ जाए, ठीक है। तो आप लोग बताओ क्या हो रहा है अपने पास, जैसे जैसे शाखन में क्या होते जा रहे, देखो 1 2 और 3 एग्जांपल, ये तीनों ही एग्जांपल में अणुसूत्र समान है। इसमें 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी कितने कार्बन, 4 कार्बन। इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है अपने पास, चेक कर दो, इसमें 9 है, 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 है, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें चेक कर दो आप लोग, 3 3 और 3 9, ठीक है। सभी में एक Cl एटम है, यानी अणुसूत्र समान है लेकिन शाखाएं अलग अलग है। और जैसे जैसे शाखन बढ़ता है वैसे वैसे अपने पास क्या होता है, उसके गलनांक और क्वथनांक के मान में क्या आती है, कमी आती है। यानी सबसे ज्यादा गलनांक और क्वथनांक हो जाएगा इसका, उसके बाद में इसका। बात समझ में आ गई, और उसका सबसे अपने पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये अपन लोगों ने बात किसके बारे में कर दी, गलनांक और क्वथनांक के बारे में। इसके बाद अपन लोग बात करते हैं नंबर 4, वो बात करते हैं इसके रंग के बारे में, इसके कलर के बारे में, ठीक है। तो कलर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं ना, लगभग मैक्सिमम सभी एल्किल हैलाइड कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं। सारे के सारे कैसे होते हैं अपने पास, रंगहीन होते हैं। लेकिन एक एग्जांपल आप लोगों को विशेष तौर पे याद रखना है, और वो एग्जांपल है अपने पास
Ri यानी एल्किल आयोडाइड। कौन होता है? एल्किल आयोडाइड। यदि एल्किल आयोडाइड को यदि अपन लोग प्रकाश की प्रेजेंस में रखते हैं, यूवी रेस की उपस्थिति में रखा जाता है, तो उसका विघटन हो जाता है और टूटने के बाद में क्या होता है कि अपने पास वो बनाता है R प्लस R और यहाँ पे निकलता है I2, और जो I2 होता है वो होता है डाइआयोडाइड। डाइआयोडाइड के कारण उसका जो रंग है वो रंग प्रदान करता है बैंगनी रंग। यानी कि अपने पास होते वैसे जितने भी एल्केन हैलाइड है वो सारे के सारे एल्केन हैलाइड कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन जो Ri होता है यदि उसको प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो वो कौन सा रंग प्रदान करता है? तो आप लोग क्या करोगे? वॉयलेट कलर, बैंगनी रंग। लेकिन बैंगनी कलर आता क्यों? तो आप लोग क्या कहोगे? I2 के कारण। और I2 क्या होता है? Ri में क्या होता है? विखंडन के कारण बन जाता है, और वो भी प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की प्रेजेंस के अंदर। बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो अपने पास फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक बहुत सिंपल था। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी आप लोग प्लीज, क्योंकि अपन लोगों को सारी चीजें पढ़नी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? और वापस करो मैं सुन लेना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के लिए इतनी आसान नहीं है जितनी आप लोग सोचते हो। लेकिन क्या आप लोगों ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, बार बार रिवाइज करोगे, टेस्ट दोगे, तो आप लोगों के लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है? तो कोई बात नहीं, चलो अपन लोग वापस एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मिलते हैं अपन लोग वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।